गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। कल हम लोगों ने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके हमने कल यूटेरस के कुछ पार्ट्स के बारे में भी हमने जाना था। साथ ही साथ में कल हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा और एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में भी हमने कवर किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। मतलब इसका मतलब क्या है? oogenesis का मतलब होता है ओवम। ठीक है, यहाँ पे जो ओ वर्ड आया है उसका मतलब होता है ओवम, और जेनेसिस का मतलब होता है उसका जनरेशन। ठीक है, दैट मीन्स उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे ओवम या इसको हम एग भी बोल सकते हैं का निर्माण किस तरह से होता है, आज ये आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में जब हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है। उसी तरह से आज हम पढ़ने को मिलेंगे कि ओवम का निर्माण किस तरह से होता है। जिस तरह से मेल्स में स्पर्म के बनने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पर्मेटोगोनिया, उसी तरह से ओवम बनने के लिए फीमेल की बॉडी में पाई जाती है oogonia सेल। ठीक है, oogonia सेल्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ oogonia इन ईच ओवरी। मतलब इन ह्यूमन फीमेल में कितनी ओवरीज होती हैं? 2 ओवरीज होती हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक ओवरी होती है और एक यहाँ पे ओवरी होती है। 2 साइड में, पेल्विक रीजन के 2 साइड में 2 ओवरीज मौजूद होती है, और उसमें मिलियन मतलब लाखों की संख्या में उसमें oogonia सेल मौजूद रहती है। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या लिखा है? गैमेट मदर सेल इज कॉल्ड oogonia। मतलब कि गैमेट का निर्माण किस सेल से हो रहा है, तो यहाँ पे oogonia, यहाँ पे गैमेट वर्ड किसके लिए प्रोनाउंस किया जा रहा है? एग या ओवम के लिए। तो एग या ओवम को बनाने वाली कौन सी सेल है? तो oogonia सेल ही है जो क्या कर रही है? एग या ओवम को बना रही है, उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए हम oogonia सेल को यहाँ पे गैमेट मदर सेल का नाम दे रहे हैं। अब oogonia सेल का जो निर्माण होता है वो जब एक गर्ल बेबी चाइल्ड जब अपने माँ के गर्भ में रहती है, उसी टाइम oogonia सेल का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और उसके बाद जन्म के बाद क्या होता है? जन्म के बाद क्या होता है? ठीक बर्थ के बाद जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे वो बेबी चाइल्ड जो होती है वो बड़ी होती जाती है, ये oogonia जो होती है प्राइमरी oocyte में वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि oogonia है, oogonia से ये एक डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, ये एक डिप्लॉयड सेल है और इससे हमको बनाना है एक गैमेट, और वो गैमेट क्या है? ओवम या एग। तो इसमें मियोसिस डिवीजन होगा कि माइटोसिस डिवीजन होगा। आप सबको पता है कि जब भी हम गैमेट की बात करते हैं, जब भी हम गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? तो मियोसिस डिवीजन हमेशा वहाँ पे टेक प्लेस करता है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा? मियोसिस में 2 तरह के फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में एक अवस्था होती है जो होता है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में भी और 5 स्टेप्स होते हैं। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो जब एक बेबी गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ होता है, बर्थ के बाद क्या होता है? उसके ओवरी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। और वो बदलाव किस प्रकार से होते हैं? एक बेबी गर्ल चाइल्ड oogonia के साथ जन्म लेती है, पैदा होती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वो oogonia सेल प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं? उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन टेक प्लेस करता है, और मियोसिस में भी कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन तक होने पर क्या होता है? एक हॉल्ट हो जाता है। मतलब अब जब तक वो बेबी चाइल्ड ऐसे अपनी प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचेगी, मतलब ऐसे जब तक वो अपनी किशोरा अवस्था
के चरण तक जब तक वो बेबी गर्ल चाइल्ड नहीं पहुंचेगी तब तक क्या होगा, उसका यहाँ पे ये जो प्राइमरी oocyte स्टेज है वो यहाँ पे रुका रहेगा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतनी 2 बातें जो थी महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बताई। पहली बात क्या थी कि फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं और ओवरीज के अंदर oogonia प्रेजेंट होता है। oogonia को हम गैमीट मदर सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक बेबी चाइल्ड का जब बर्थ होता है, जब उसका जन्म होता है, तो जो oogonia सेल जो होती है वो किसमें वो किसमें कन्वर्ट होती है? प्राइमरी oocyte में वो कन्वर्ट होती है। और प्राइमरी oocyte में ये कन्वर्जन मियोसिस के द्वारा होता है और मियोसिस में भी प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, वो प्राइमरी oocyte में oogonia कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि अब यहाँ पे एक हॉल्ट हो जाएगा, माने अब कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा। प्राइमरी oocyte में oogonia कन्वर्ट हो जाएंगे और डिवीजन अब आगे नहीं बढ़ेगा, माने मियोसिस फर्स्ट वहाँ पे रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक वो जो बेबी गर्ल चाइल्ड है वो एडोलसेंस मतलब वो किशोरावस्था के चरण को वो प्राप्त नहीं करती, ठीक। अब यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे। जैसे ही मतलब अब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी oocyte में वो केवल रुकी हुई है और तब तक ओवरी में कुछ फंक्शंस हो नहीं रहे हैं। अब उतने मतलब किशोरावस्था से पहले के चरण में क्या क्या चीज़ें और हुई, डिवीज़न तो यहीं पे बंद हो गया और फर्दर डिवीज़न नहीं हो रहा है। मतलब प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, अभी ये सब स्टेप्स नहीं हो रहे हैं, डिवीज़न तो वहाँ पे रुका है, लेकिन कुछ चेंजेस और होते हैं। वो चेंजेस क्या है? प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स के कुछ लेयर्स चढ़ जाते हैं। ओवरी में जैसे सपोज करो ये आपकी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के पास कुछ इस तरह से कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ सेल्स होते हैं, ये प्राइमरी oocyte और इसके पास में कुछ सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? इसके ऊपर आके चढ़ते जाते हैं, ठीक है। चढ़कर बना लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, बना लेते हैं क्या? प्राइमरी फॉलिकल का वो निर्माण कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक बेबी गर्ल चाइल्ड का जन्म मिलियंस ऑफ oogonia से होता है और वो oogonia किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्राइमरी फॉलिकल में वो कन्वर्ट हो रही है। प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद बहुत सारे फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं, माने लाखों से धीरे धीरे वो नष्ट होते जाते हैं और एट लास्ट माने किशोरावस्था तक आते आते एक जो गर्ल होती है उसमें कितने फॉलिकल्स रह जाते हैं, या दूसरे लैंग्वेज में बोले उसमें कितने oogonia रह जाते हैं, तो 60 से 80 हज़ार के लगभग ही उसमें फॉलिकल्स और शेष रह जाते हैं। जन्म हुआ था 10 लाख 50 लाख oogonia के साथ, लेकिन किशोरावस्था एडोलसेंस तक आते आते होता क्या है कि बहुत सारे फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है। आप एनसीईआरटी में पढ़ना, फॉलिकुलर एट्रेशिया इसको बोला जाता है, एट्रेशिया, ठीक। फॉलिकुलर एट्रेशिया का मतलब होता है फॉलिकल का नष्ट होना, और ये कोई रोग नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। एक बेबी गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ, लाखों की संख्या में फॉलिकल के लाखों की संख्या में oogonia के साथ, oogonia कन्वर्ट हुई प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स के कुछ लेयर्स चढ़ गए, ठीक है। और लेयर्स चढ़ने के बाद उसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या होगी? वहाँ पे जाके माने एक बच्ची जब किशोरावस्था को प्राप्त करेगी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल नष्ट हो जाएंगे और बचे कितने रहेंगे? प्रत्येक ओवरी में 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार ही क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में बचे रह जाएंगे, जो कि पहले 10 लाख 50 लाख से ऊपर के थे। तो इस तरह से फॉलिकल का नष्ट होना कहलाता है फॉलिकुलर एट्रेशिया। इज दैट क्लियर? अब कुछ और भी डिवीजन होंगे, कब तक? एडोलसेंस आने तक, किशोरावस्था के आने तक। और वो किस किस तरह के किस किस तरह के आपके डिवीजन होते हैं? जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर कुछ और सेल्स, कौन से सेल्स? ग्रैन्युलोसा सेल्स के कुछ और उस पर परतें चढ़ती हैं। साथ में कुछ थीका लेयर्स भी, थीका लेयर्स मतलब होता है
हैं और उसके ऊपर मतलब प्राइमरी oocyte के ऊपर वो चढ़ती जाती है। जैसे ये आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ये एक ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर चढ़ गई, ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर, इसके ऊपर एक और ग्रैनुलोसा सेल्स की इस तरह से लेयर चढ़ गई, इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर चढ़ गई, इसको हम बोल रहे हैं क्या, थीका, ठीक है। और अब ये जो प्राइमरी oocyte है और जिसके ऊपर बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स की परतें चढ़ी हुई हैं, साथ ही साथ में थीका की लेयर भी चढ़ी हुई है, इसको हम बोलेंगे अब सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक। सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर कुछ और भी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स क्या होंगी, उस पर चढ़ेंगी, कुछ और ज्यादा उस पर थीका वो होगा, मतलब थीका से उसकी कवरिंग होगी और वो कहलाएगी टर्शरी फॉलिकल, ठीक। लेकिन टर्शरी फॉलिकल को आप पहचानोगे कैसे, टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, कैसी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। टर्शरी, जैसे अभी तक प्राइमरी oocyte ही चल रहा है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल आने तक एक जो गर्ल होती है वो एडोलसेंस को प्राप्त करती है, वो किशोरावस्था को प्राप्त करती है। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक इस तरह से फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, प्राइमरी oocyte तो इसी तरह से रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा और इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स की और थीका की सेल्स भी चढ़ी हुई रहेगी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोला जाता है, एंट्रम बोला जाता है और ये टर्शरी फॉलिकल की पहचान है। और यहाँ तक आते आते क्या होता है, एक गर्ल, एक किशोर मतलब एक एडोलसेंस स्टेज को वो प्राप्त कर चुकी होती है, दैट मीन्स 13 से 14 साल तक वो आ जाती है। जब एक लड़की 13 से 14 साल की हो जाती है तो उसमें जो फॉलिकल होता है वो टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में होता है। टर्शरी फॉलिकल स्टेज की पहचान क्या है कि उसमें क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड उसमें कैविटी प्रेजेंट होगी और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलेंगे, एंट्रम उसका नाम होता है। अब अभी तक तो इसमें जो मौजूद है वो तो प्राइमरी oocyte ही है, वो और मतलब वो प्राइमरी oocyte है क्योंकि उसमें फर्दर डिवीजन नहीं हुआ है, वो अभी तक क्या है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ही वो रुकी हुई है, ठीक है। अब इसमें अब टर्शरी फॉलिकल में जब इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी का विकास हो जाता है, अब इसमें फर्दर डिवीजन होगा और फर्दर डिवीजन होके मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। आपको पता है जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है और दो सेल्स बनती हैं। एक सेल बनेगी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनेगी और उसके साथ में एक और दूसरी सेल बनेगी जिसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी। पोलर बॉडी मैंने पीबी लिखा है, आप समझ आना, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी बहुत ही छोटी होगी और ये डिजनरेट हो जाएगी, मतलब ये नष्ट हो जाएगी। अब सेकेंडरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte था अब ये सेकेंडरी oocyte में बदल चुका है। सेकेंडरी oocyte जो होता है वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मतलब वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, अपने अंदर वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मीडियम को वो फिल किए हुए होता है, क्योंकि जब कोई भी स्पर्म आता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है तो फर्टिलाइज जो एग होता है वो एकाएक उसमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो जाता है यूटेरस में कि प्लेसेंटा के द्वारा जो बेबी है उसको फूड, उसको भोजन की प्राप्ति हो सके। उसको क्या किया जाता है, जो सेकेंडरी oocyte में जो भोजन जो भरा रहता है फर्टिलाइज्ड एग को पहले उसी से क्या होता है, भोजन को दिया जाता है, उसको खाने को, उसको मतलब भोज्य पदार्थ उसको उपलब्ध कराया जाएगा। सेकेंडरी oocyte में अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte आगे चल के उस पर अभी भी क्या है, फॉलिकल्स बना हुआ है। सेकेंडरी oocyte के ऊपर और ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स चढ़ेंगी और अब फाइनली सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो फॉलिकल्स की लेयर जो चढ़ी हुई है उसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर उपस्थित होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक परत मतलब एक परत उसके ऊपर चढ़ी होती है, एक लेयर उसके ऊपर सेकेंडरी oocyte के ऊपर चढ़ी होती है। उस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा। उस लेयर का नाम क्या होता है, जोना पेलुसिडा,
ठीक है, किसके ऊपर होती है ये? सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है ज़ोना पेलुसिडा। अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल जो होगा क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा और उसके अंदर से जो मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte एज ए ओवम के रूप में आ चुका है और यहाँ तक आते आते उसका मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ओवम को रिलीज कर दिया जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल को अब हम बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस लूटियम इसको हम बोलेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट करता है। वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, एक वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। अगर किसी भी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होता है तो वो प्रेग्नेंट होने में उसको प्रॉब्लम होती है। अब तक हमने क्या पढ़ा, इसका एक हम क्विक रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे थे oogenesis के बारे में। oogenesis क्या है? ओवम का जनरेशन ही कहलाता है oogenesis। एक मतलब और ठीक है, ओवम का जनरेशन, ओवम या एग का निर्माण होना कहलाता है oogenesis या अंडजनन। ठीक, अब इसका निर्माण होता कैसे है? तो oogonia सेल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। oogonia सेल्स जो होती हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही एक गर्ल चाइल्ड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है एक गर्ल, तभी से उसके अंदर oogonia का निर्माण हो जाता है और ओवरी के अंदर oogonia मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद होते हैं। अब जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, जन्म होता है, उसके बाद oogonia सेल्स में डिवीजन स्टार्ट होता है। कौन सा डिवीजन होगा? तो मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन में क्या होगा? जो oogonia है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आकर डिवीजन वहाँ पर रुका रहेगा। तब तक डिवीजन रुका रहेगा जब तक प्राइमरी oocyte के ऊपर टर्शरी फॉलिकल का निर्माण नहीं हो जाता है। ठीक, जब प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होगा? कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स की, कुछ थीका की परतें चढ़ेगी और इसी तरह से चढ़ते चढ़ते पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल जब बनेगा तो बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो नष्ट भी हो जाएंगे और जो पहले लाखों और करोड़ों की संख्या में oogonia थे वो जब फॉलिकल्स में चेंज होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स में, तो केवल 60 से 80 हज़ार के बीच में ही फॉलिकल्स रह जाएंगे एक ओवरी में। आगे का प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल की पहचान ये होती है कि टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कि हम बोलते हैं एंड्रम। ठीक, अब टर्सरी फॉलिकल में पहुंचते पहुंचते एक जो गर्ल चाइल्ड रहती है वो एक किशोर लड़की, मतलब एक 14-15 साल की वो एक गर्ल बन जाती है और उसमें अब क्या होगा? डिवीज़न अब आगे बढ़ेगा। प्रोफेज फर्स्ट के आगे डिवीज़न अब आगे बढ़ के मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस एक पोलर बॉडी का निर्माण होगा। पोलर बॉडी कुछ टाइम बाद डिजेनरेट हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte में भी मतलब सेकेंडरी oocyte के ऊपर भी कुछ ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है उसकी भी परतें चढ़ेंगी और काफ़ी डेवलप एक फॉलिकल का निर्माण होगा। उस फॉलिकल को हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा और वो अपने में से क्या होगा? ओवम को रिलीज कर देगा। ओवम क्या होगा? अब फैलोपियन ट्यूब में आएगा, फर्टिलाइजेशन होने का वेट करेगा और कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम हम किसको बोल रहे हैं? रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को ही बोल रहे हैं। ठीक है, वो जो कॉर्पस लूटियम होगा उससे क्या निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बोला जाता है प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल जैसे मान लो सपोज करो ये चौक जो है, ये चौक एक एग है। ठीक है, और ये मेरा जो हैंड है, ये हैंड है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल इस तरह से टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा? ये जो एग है वो एग बाहर निकल जाएगा। रप्चर जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये अब कहलाएगा कॉर्पस लूटियम। इससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। कल हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब हर जो एक एज के बाद 13 to 14 में जो एक
ब्लड का सिक्रीशन होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज का अगर टॉपिक आपको क्लियर होगा तभी जो कल मैं आपको पढ़ाऊँगी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। बिकॉज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हर चैप्टर में एक ना एक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया, 2 में भी बताया, अब 3rd चैप्टर में जो है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है और एज ए गर्ल और एज ए बायोलॉजिस्ट होने के नाते आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे है, कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ता है, कौन से हार्मोन का लेवल घटता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का उसमें किस तरह से रोल होता है, एंडोथेलियम की लेयर वहाँ पे किस तरह से कम ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएट होता है वहाँ पे। ये सब कल मैं आपको ग्राफ बना के ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है कि ओवम का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, ओवम किस तरह से निकली, कॉर्पस लूटियम हम किसे कहते हैं, क्योंकि कल मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कॉर्पस लूटियम किसे कहते हैं, कल मैं आपको ये बताऊंगी कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला, ठीक है, और उसका लेवल बढ़ा। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ग्राफियन फॉलिकल क्या है, जोना पैलुसिडा क्या होता है, और हाँ एट्रेशिया पूछा गया है 1 नंबर के क्वेश्चन की, फॉलिकुलर एट्रेशिया क्या होता है। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आज कुछ डाउट है तो आप उस डाउट को प्लीज़ आज ही क्लियर कर लेना, और अगर सब कुछ क्लियर है एक बार उसको बुक से भी पढ़ना।